में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। आइए अब मैं आपको सीधा लिए चलता हूं मेरे सहयोगी राकेश पांडे के पास, जो बताएंगे कि महाराष्ट्र में क्या है मूड और जनता क्या सोचती है, किसकी बनेगी सरकार। दिल्ली में नरेंद्र और मुंबई में देवेंद्र। ओवर टू यू राकेश। शुक्रिया मनीष जी। और निश्चित तौर पर हमने पहले बताया कि हरियाणा का मूड क्या है, हरियाणा के लोगों की राय क्या है। 21 तारीख को हरियाणा के साथ महाराष्ट्र में भी चुनाव है। अब चुनावी मैदान में मतदान हासिल कौन सबसे ज्यादा करेगा, वोटर्स का, ये हम सिलसिलेवार तरीके से तस्वीर सामने रख देते हैं। महाराष्ट्र की बड़ी तस्वीर, आने वाले चुनाव 21 तारीख को मतदान कौन मारेगा चुनावी मैदान। आप देखिए महाराष्ट्र का ओपिनियन पोल 288 सीटें, बीजेपी अकेले 130 से 140 सीटों पर जीती दिखाई दे रही है। यानी पिछली बार 122 सीटें मिली थी, 122 से आगे। शिवसेना 50 से 60 सीटों पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। पिछली बार 63 सीटें शिवसेना को मिल रही थी, उससे कुछ सीट कम। कांग्रेस 45 से 55 पर, एनसीपी 40 से 50 पर, और अन्य का जो आंकड़ा है वो 10 से 20 सीटों पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यह है महाराष्ट्र की जनता का मूड, महाराष्ट्र का बड़ा ओपिनियन पोल। यानी इस बार भी हरियाणा के साथ महाराष्ट्र में भी एनडीए की सरकार बनती दिखाई दे रही है। अगर ये ओपिनियन पोल असल नतीजों में कन्वर्ट हो जाते हैं 24 तारीख को, जब वोटों की गिनती होगी। अब 2014 की तस्वीर क्या थी महाराष्ट्र में, वो जल्दी से आप देख लीजिए। 2014 के नतीजे की सरकार बनती दिखाई दे रही है। अगर ये ओपिनियन पोल असल नतीजों में कन्वर्ट हो जाते हैं 24 तारीख को, जब वोटों की गिनती होगी। अब 2014 की तस्वीर क्या थी महाराष्ट्र में, वो जल्दी से आप देख लीजिए। 2014 के नतीजे महाराष्ट्र में बीजेपी को 122 सीटें मिली थी, शिवसेना को 63 सीटों पर जीत मिली थी, कांग्रेस को 42, एनसीपी को 41, अन्य को 20 सीटें मिली थी। कुल 288 सीटों का ये प्रोजेक्शन 2014 की ये तस्वीर हमने रखी। यानी 2014 लोकसभा चुनावों के बाद जिस तरीके से महाराष्ट्र में बंपर जीत एनडीए को मिली थी, हालांकि तब बीजेपी और शिवसेना अलग अलग चुनाव लड़े थे, चुनाव बाद फिर एक साथ आए थे सरकार बनाने के लिए। इस बार दोनों साथ चुनाव हैं, एनडीए की ही सरकार। मनीष जी, ये बड़ी तस्वीर। और एक दो सवाल मेरी ओर से बीजेपी के लिए। नारा तो 200 के पार था, 200 के अंदर है, और साथ ही विपक्ष के लिए जीएसटी नोटबंदी से आगे बढ़िए, क्योंकि गंगा में पानी काफी बह चुका है। उसके बाद कई सारे चुनाव हुए, जनता ने उन मुद्दों को नकार दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश। इस बीच हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजीव जेटली भी जुड़े हुए हैं। लेकिन आपने जो दो सवाल किए हैं उसमें ऐसा लगता है कि जैसे हमने हरियाणा में भी जिक्र किया था राकेश, कि आखिर विपक्ष जो था वो बीजेपी की नाकामी को नहीं भुना पाया, सड़कों पर आंदोलन नहीं कर पाया, जनता से कनेक्ट नहीं कर पाया। और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यहां पर 3 से 4 ऐसी प्रमुख बातें हैं राकेश, वो मैं बताना चाहूंगा कि मराठाओं को साध कर देवेंद्र सिरमौर बन गए। जी हां, उन्होंने दाम भी दिया और दंड भी। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। दूसरी बात, यह पहली बार ऐसा मौका है जब किसी ब्राह्मण के नेतृत्व में मराठा बाहुल्य राज्य में चुनाव मैदान में उतरी है बीजेपी। इसके अलावा छोटे भाई की भूमिका में दिख रही है शिवसेना, और शिवसेना परिवार का पहली बार कोई बेटा उतरा है चुनावी मैदान में। तो इस बीच हमारे साथ राजीव जेटली भी हैं। राजीव जी, बीजेपी अकेले के बूते बनाएगी सरकार? 145 चाहिए सरकार बनाने के लिए। ओपिनियन पोल के आंकड़े बताते हैं कि आप 140 के लगभग पहुंच रहे हैं। देखिए, अलग अलग ओपिनियन पोल आज देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग ओपिनियन पोल में कहीं 194, कहीं 200, कहीं शायद 200 से भी ज्यादा हो, इतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी की दिखाई जा रही हैं। आप भारतीय जनता पार्टी क्लियर कट विन की तरफ बढ़ रही है। केवल आज हमारी चुनौती ये नहीं है कि हम कितनी सीटें जीत रहे हैं। आप विश्वास कीजिए, विधानसभा स्तर पे हर प्रत्याशी ये सोच रहा है कि मैं कितने मार्जिन से जीत रहा हूं। आज चुनौती ये नहीं है कि मेरी सीट जीती जाएगी या नहीं जीती जाएगी। दो तरीके के विद्यार्थी होते हैं, एक सोचते हैं जो मैं पास हो जाऊं, एक दूसरा विद्यार्थी होता है जो सोचता है कम से कम मेरिट में आऊं। तो हमारे जो प्रत्याशी है वो मेरिट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जीत हार नहीं लड़ रहे हैं। यही आपके जो ओपिनियन पोल है उसके अंदर साहब मैं आऊंगा, इनको पहले से मैं आऊंगा। नहीं, वो अपना पक्ष तो रख लें। ओपिनियन पोल पे आपसे भी बात करूंगा मैं। जी, आप बात पूरी करें राजीव जी। हाँ, मैं केवल एक ही बात कह रहा था कि देखिए, महाराष्ट्र हो चाहे वो हरियाणा हो, आपने वक्त वक्त के अंदर बहुत सारे चुनाव देखे होंगे। नगर निगम देखा जो बिल्कुल जमीन पे जाकर होता है, जिला परिषद के चुनाव देखे जमीन पे जाके ग्रामीण स्तर पे होते हैं, लोकसभा का चुनाव हुआ जो राष्ट्रीय स्तर पे होता है। कोई भी ऐसा चुनाव नहीं था जिसमें कोई राजनीतिक पार्टी
अपना चेयरपर्सन बना पाई, अपना मेयर बना पाई। और लोकसभा के अंदर देखिए किस तरीके के हालात आए। तो ये बहाना बार बार देना कि आप राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ते हैं प्रदेश के अंदर, और ये कोई महाराष्ट्र के अंदर जो हमने अपना मैंडेट लिया ऐसे ही नहीं लिया। मैं आपके पास आऊंगा, मेरे साथ मुंबई से निवेश होता था महाराष्ट्र के अंदर, राजीव जी 60,000। राजीव जी कुछ और बातें जो मैं आपसे करूंगा, मेरे साथ मुंबई से 10 सेकंड में खत्म कर दूंगा अपनी बात। जी। हाँ, मैं केवल एक ही बात कह रहा हूं, देखिए कितना बदलाव आया। कृषि का निवेश 60,000 करोड़ से ऊपर नहीं होता था हमसे पहले, आज 1,50,000 करोड़। भाई सरकार तो वही है, 5 साल के अंदर ऐसा कौन सा अंतर आ गया। और ऋण देखिए, बार बार कहते हैं फसल ऋण के ऊपर 7,670 करोड़ रुपया माफी की जाती थी। राजीव जी आंकड़ों की बाजीगरी, करोड़ रुपया माफी किया, वो भी सीधा बैंक अकाउंट के राजीव अंदर। जी आंकड़ों की बाजीगरी से किसानों की आत्महत्याएं अभी भी नहीं रुक पाई है। खैर हम बहुत सारे बातों पर चर्चा करना है। मेरे साथ एक और मेहमान समीर दलवी जी, आप मुंबई से जुड़ चुके हैं। आप लोग अपना घर बचाने में ही लगे हुए हैं। बीजेपी का जो चेहरा महाराष्ट्र में है, उतना तजुर्बा, यानी कि मैं 5 दशक का तजुर्बा आपके पार्टी के नेता शरद पवार का है, घर बचाने में जुटे हैं कि आखिर किसको रोका जाए, किसको थामा जाए, कहीं बीजेपी में कोई शामिल ना हो जाए। समीर। भाई साहब, आप शायद दिल्ली से प्रोग्राम कर रहे हैं, थोड़ी बातें आपको मैं करेक्ट कर दूं। पहले तो मेरा नाम डॉक्टर समीर दलवाई है, दलवी नहीं, मगर वो ठीक है, जस्ट क्लियर कर रहा हूं। दूसरी बात, जब आपने कही महाराष्ट्र की राजनीति की, तो 2-3 बातें मैं बताना चाहूंगा। पिछले 6 महीने में लोकसभा इलेक्शन चुनाव जो हुए थे, उसमें बीजेपी शिवसेना जिन्होंने इलेक्शन साथ में लड़ा था, वो 227 सीट्स में वो लोग लीड कर रहे थे आउट ऑफ 288। अभी भी जो ऐसा है कि आपके जो यहाँ जो मुख्यमंत्री है, वो बड़े गर्व के साथ बड़े डंका पे कह रहे हैं कि हमारे 240 सीट आएंगे। और पिछले 3-4 महीनों से हम एक देख रहे हैं, वो बड़ा गर्व और एक अट्ठास के साथ कह रहे हैं कि अपोजिशन को दिखाई नहीं दे रहा है। तो शायद इसका असर कहीं दूर बैठे लोगों पे हो रहा होगा। मगर महाराष्ट्र में स्थिति आपके चुनाव, आपके जो ओपिनियन पोल है, उसमें क्लियर दिखा रही है। आप भी मानेंगे, मैं भी मानूंगा कि नतीजे नहीं है, लेकिन ये ट्रेंड दिखाते हैं। और ओपिनियन पोल ट्रेंड आपका ये दिखा रहा है कि पिछले चुनाव के कंपैरिजन में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस अपने सीटें बढ़ा रही है। मैं मानता हूं कि बीजेपी की से वही दिखा रही है ओपिनियन पोल में, मगर शिवसेना की सीटें कम हुई है। तो अगर आप ट्रेंड को एनालाइज करेंगे डिस्पैशनेटली विदाउट बायस, तो एक मेरी बात खत्म नहीं हुई, आप जरा शांत रहिए, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, मेरी बात खत्म नहीं हुई, मेरी बात करिए जो तर्क संगत है। इस समय कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने में जुटी हुई है। आप अगर बात करने नहीं दे रहे तो मुझे बैठना नहीं है, आप बात करने नहीं देंगे तो मुझे बैठना नहीं है। लेकिन आपकी बेतुकी बातें भी हम डाइजेस्ट नहीं करेंगे डॉक्टर। डॉक्टर यू आर हियर टू डिस्कस। कि जब हम ट्रेंड देख रहे हैं, कि पूरे महाराष्ट्र में जमीन पे वो स्थिति नहीं है जो आप कह रहे हैं। जमीन पे स्थिति है कि 16,000 किसानों ने आत्महत्या की है, लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं, कई लोगों की नौकरियां चली गई है। यहाँ पे स्वास्थ्य और शिक्षा में बहुत ही पीछे गए। और कृषि के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में मैं ये कहूंगा, जो एक कृषि प्रधान राज्य था, पिछले 5 साल में सिर्फ 0.4% ग्रोथ हर साल हुई है, मतलब 0.5%, आधा टक्का से भी कम ग्रोथ हुई है। डॉक्टर समीर, मैं आपके पास आऊंगा। ये जो डॉक्टर समीर, आई विल कम टू यू। देखेंगे डॉक्टर समीर, आई विल कम टू यू। हरीश जी हमारे साथ, हरीश गुप्ता साहब, राष्ट्रीय संपादक लोकमत समाचार समूह के। हरीश जी, देवेंद्र ने मराठाओं को साध कर सिरमौर बन गए। देवेंद्र एंटी इनकम्बेंसी होने नहीं दी, ऐसा लगता है आपको? देखिए, जो लोकसभा चुनाव के नतीजे थे, उसमें भाजपा और शिवसेना मिलकर लड़े थे, तो उनको 50% से ज्यादा वोट लोकसभा में मिले। हालांकि उनकी लोकसभा की सीटें जो हैं वो 41 आई हैं, जो कि पिछली बार के मुकाबले जब उनको 47% वोट मिला था। तो यहां ये बात अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी कि कांग्रेस और एनसीपी का वोट बैंक 3% गिरा और भाजपा और शिवसेना का वोट 3% बढ़ा। लेकिन इस बार सिर्फ एक ही बात देखने की है कि पिछली बार प्रकाश अंबेडकर और ऑल इंडिया अपने जो AIMIM उनका जो गठबंधन था वो इस बार नहीं है। तो जो वोट काटने की राजनीति पिछली बार हुई थी, शायद वो इस बार न हो पाए।
उसके बावजूद भाजपा और शिवसेना का गठबंधन, खुद कांग्रेस के लोग और एनसीपी के लोग प्राइवेट में ये मानते हैं कि भाई 190 से लेके 200 के बीच में ये गठबंधन है। हमारी स्थिति खराब है, लेकिन पहले से हम कुछ बेहतर करेंगे। मिलजुल कर हम शायद 1 या 2 राज्यसभा की सीटें, ये लड़ाई राज्यसभा की है, हरीश जी, विधानसभा मैं की आपके नहीं है। पास आऊंगा। आखिर इस ओपिनियन पोल में जनता से हमने क्या सवाल किया था और जनता का क्या जवाब रहा, आइए आपको दिखाते हैं। जनता से हमने सवाल किया था, देवेंद्र फडणवीस सरकार के काम को आप कैसा आंकते हैं? जी हां, 75% लोगों ने कहा अच्छा, 23% लोगों ने लगभग कहा खराब और 1% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। दूसरा सवाल, महाराष्ट्र का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? जी हां, 48.3% लोगों ने कहा देवेंद्र फडणवीस। आदित्य ठाकरे, जी हां, पहली बार ठाकरे परिवार का चेहरा मैदान में है। 12.6 लोगों ने कहा कि ये दूसरा सबसे लोकप्रिय चेहरा हो सकता है। सुप्रिया सुले, जी हां, शरद पवार की बेटी, 7.8% लोगों ने तीसरे नंबर पर रखा। उसके बाद अशोक चौहान, जी हां, शंकरराव चौहान के बेटे, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, 9.7% लोगों ने कहा कि अशोक चौहान चौथी पसंद और अन्य के लिए 21%, 6 अजीत जी, देवेंद्र सबसे लोकप्रिय नेता और सबसे लोकप्रिय सरकार। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस वहां पे जिस तरह से 5 साल काम किया उन्होंने, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने को स्थापित किया। शुरू में जब वो बने थे तो लगता था कि शायद देवेंद्र कैसे बन गए, क्या हुआ, कई सवाल उठे थे, लेकिन उन्होंने अपने को स्थापित किया। लेकिन मैं एक और बात कहता हूं मनीष जी, 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से अगर आप सारे चुनाव पर अगर नजर डालें, तो राज्यवार से लेकर 2019 के लोकसभा चुनाव तक, तो आप देखेंगे कि जो चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, एक चेहरा मोहरा सामने होता है, वो नरेंद्र मोदी का चेहरा मोहरा। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय मुद्दे अब विधानसभा क्षेत्रों में ये हावी होने लगे, क्षेत्रीय मुद्दों पर राष्ट्रवाद, और ये बड़ी चतुराई से लाया जाए। नहीं, ये स्ट्रेटेजी है बीजेपी की। और दुर्भाग्य क्या है विपक्ष का कि कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उनके नेता राहुल गांधी ये बात समझ ही नहीं रहे हैं। वो कहीं ना कहीं उनके जो बीजेपी जो ट्रैक जो जाल बिछाती है उसमें फंस जाते हैं। वो अभी मैं एनसीपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो बड़ी बात कर रहे थे। हमारा ये जो ओपिनियन पोल है, उन्होंने बहुत सम्मानजनक सीटें दी हैं कांग्रेस को, एनसीपी को, इससे इनकार नहीं कर सकते हो। अदरवाइज मेरा ये मानना है कि जो ये पता नहीं सीटें नहीं दी है, लोगों ने सीटें दी, बात है। विजय कौशिक एक छोटा सा जवाब, राहुल गांधी ट्रैप में फंस गए, बिल्कुल ट्रैप में फंस गए, ये लोग नहीं मान रहे हैं। आप प्रासंगिक बने रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। विजय कौशिक महाराज आंदोलन कहाँ करा? शरद पवार कौन से जेल चले गए? राहुल गांधी कौन से? विजय कौशिक एक छोटा सा जवाब, फिर मुझे ब्रेक लेना है। जुड़े मैं दावे के साथ एक बात कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी से सरकार जो अप्लाई हुई है। दूसरा मैं ये कहना डॉक्टर समीर आ चाहता रहा हूं आपके पास। एग्जाम के टाइम पर जो नकलची बच्चे होते हैं, जिनकी अंदर सेटिंग होती है, वो निश्चिंत होते हैं। जैसे भाजपा प्रवक्ता निश्चिंत है कि पास तो वो है ही, महाराष्ट्र हरियाणा विधानसभा चुनाव पर ओपिनियन पोल लगातार जारी है। हम महाराष्ट्र पर चर्चा कर रहे हैं। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। सबसे सटीक और विश्वसनीय विश्लेषण के साथ आप देख रहे हैं ओपिनियन पोल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जी हां, महाराष्ट्र में जो तस्वीर सामने उभर कर आ रही है वो ये बता रही है कि एनडीए की सरकार देवेंद्र के नेतृत्व में बनती दिख रही है। वही हाल हरियाणा में भी। जी हां, हरियाणा के चौथे लाल मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में वहां पर भी एनडीए की और बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। जी हां, बीजेपी को महाराष्ट्र में 130 से लेकर 140, शिवसेना 50 से 60, कांग्रेस को 45 से 55 सीटें मिलती दिख रही हैं, एनसीपी 40 से 50 के बीच में और अन्य को। जी हां, आइए अब नजर डालते हैं हरियाणा पर। हरियाणा में बीजेपी को 65 से 70 सीटें सरकार सीधी बनती दिख रही है। कांग्रेस को 15 से 20 सीटें, जेजेपी, जी हां, जो चौटाला टूटकर चौटाला परिवार में फूट के बाद 4 से 8 सीटें, इनेलो को 2 और अन्य को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं।
जी हां, तो आपने देखा 2 राज्यों में जनता का मूड और उसके साथ साथ सबसे सटीक और विश्वसनीय ओपिनियन पोल। आप लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा, आंख कान खोल।